हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे FMPHW, MMPHW, ANF स्टाफ नर्स जो और कोई मेडिकल एग्जाम जैसे फार्मासिस्ट वगैरह है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो जितने भी MCQ हम 20+ MCQs डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस एग्जाम जो के हुए हैं उनमें आ चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो हमने और भी MCQs डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। कोविड-19 पे भी हमने एक वीडियो डाल दी है 20 MCQs की, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए MCQ। हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा MCQ है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है द CPR स्टैंड्स फॉर, ठीक है। CPR तो सबने सुना होगा, ठीक है। CPR क्या होता है? CPR जो मेडिकल में है उसको CPR आना चाहिए, ठीक है। मेडिकल में क्या है, ऐसे भी जो एक इंडिविजुअल है अच्छा, उसको आना चाहिए, नॉलेज वाला इंडिविजुअल है, उसको CPR देना आना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग हो सकता है प्रूफ में उस बंदे के लिए जो जिसको ज़रूरत है, और जो दे रहा है उस वो देगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा काम करेगा वो। तो CPR बोरा स्टैंड, CPR का मतलब क्या है, ठीक है गाइज। आप बोलो काफ़ी ईजी है, लेकिन ऑप्शन को यहाँ पे डिफ़िकल्ट बना दिया। MCQ काफ़ी ईजी है लेकिन ऑप्शन को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है A कार्डियोपल्मोनरी रिलैक्सेशन, B कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, C कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन C, या फिर D कार्डियोपल्मोनरी रेट। तो गाइज मैं बता दूं आपको, इसका जो आंसर है इसका C है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। ये इसका CPR का मतलब है, ठीक है। CPR के बारे में आप अगर हो सके तो और भी थोड़ा पढ़ लें, इसका नॉलेज होना चाहिए यार एक बंदे को, ठीक है। तो अब आगे हमारा दूसरा MCQ है। तो इसमें पूछा हुआ एक गैस विच इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन, बोल रहा है कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जो, ठीक है, उसमें जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, A, B ऑक्सीजन, C हीलियम, D एथाइल ऑक्साइड। तो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी हुई है, जो पढ़ी हुई है प्ले लिस्ट में, ध्यान से अगर देखी है आपने, उसमें भी हमने पुराने JKSSB के MCQs जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और वहाँ पे भी ये MCQ आया, थोड़ा अलग करके आया था, और यहाँ पे भी आ गया। रिपीट होते हैं MCQ, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है कि आपको 120 में से या 100 में से 30 MCQ, 2-4 ही होंगे रिपीट रिलेटेड आएंगे, वही होंगे, ठीक है, हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? गैस जो स्टरलाइजेशन की जरूरत होती है वो है इथाइल ऑक्साइड, ठीक है, ये यूज़ होती है। अब हमारा थर्ड MCQ है। यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट आर वाइट हॉट स्पॉट्स, ठीक है। वो रहा है वाइट हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइज विटामिन्स का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आपने विटामिन्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, पहले भी मैंने वीडियो में काफ़ी बताया कि विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप आराम से इसको आंसर पाओगे। वो रहा वाइट हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? ए ग्लिस्टनिंग वाइट स्पॉट ऑन द कंजक्टिवा ड्यू टू विटामिन A डेफिशिएंसी, B स्पॉट्स ओवर द बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, या C रैशेज ओवर द स्किन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, और या D स्पॉट्स ओवर द बॉडी ड्यू टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो गाइज विटामिन B12 आपको पता है ये कौन सा होता है? कोबालामाइन विटामिन जो होता है, इससे क्या होता है? एनीमिया होता है। B1 है थायामीन है, इससे भी नहीं होता है ये वाइट हॉट स्पॉट्स। और इसका जो रहेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से भी नहीं होता है। इसका राइट जो आंसर है A रहेगा, ठीक है। एक ग्लिस्टनिंग वाइट स्पॉट होगा ऑन द कंजक्टिवा ड्यू टू विटामिन A डेफिशिएंसी। विटामिन A पता आपको रेटिनोल होता है ना, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। रेटिनोल विटामिन A रेटिनोल जो आई साइट के लिए होता है, ठीक है। कम होगा तो आई साइट बंदे की वीक होगी, या नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस होती है, उससे विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी। तो ये वाइट हॉट स्पॉट्स भी उसी वजह से होता है। इससे क्या होता है कि कैराटीन एक प्रोटीन होता है गाइज, कैराटीन प्रोटीन, वो हमारी जो ये कंजक्टिवा होती है ना, जो लेयर होती है ये एक हमारी आइज़ की, आई लिड के अंदर लेयर होती है, उस पर जो है कैराटीन इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाइट स्पॉट ऑन द कंजक्टिवा, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो वाइट हॉट स्पॉट्स क्या है? एक ग्लिस्टनिंग वाइट स्पॉट ऑन द कंजक्टिवा ड्यू टू विटामिन A डेफिशिएंसी। तो A इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमारा आ गया ये इसका आंसर। नेक्स्ट MCQ क्या हमारा? ये है विच वेन कैरीज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गाइज ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको पूछ दिया गया है
कि इनमें से कौन सी वेन है जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स आप सोचो कि जनरली क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं कहाँ, हार्ट को, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड बन सके और हमारी बॉडी में। और आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में हार्ट से लाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने पूछा वेन कैरी, तो ये एक्सेप्शन है, मतलब वेन्स में एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो इनमें से कौन सी वेन करेगी, ए पोर्टल वेन, बी पल्मोनरी वेन, सी फेमोरल वेन, या डी जुगुलर वेन। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, आपको याद होगा पल्मोनरी वेन होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखनी है, एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे वेन्स यूजुअली क्या करती हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर इन्होंने पूछ दिया कि ऑक्सीडेटेड ब्लड कौन सी वेन कैरी करेगी, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे पूछा हुआ है हमें, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, व्हाट इज़ ग्लूटामाइन। ये पूछ रहे हैं हमें ग्लूटामाइन क्या है, एन अमाइनो एसिड और विटामिन। विटामिन में तो हमने ग्लूटामाइन कहीं सुना नहीं था, तो विटामिन तो ये हो नहीं सकता, ये तो गया, एलिमिनेट हो गया। ए कम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड ग्लूटामेट, तो ये भी नहीं है, ठीक है। या डी ए कम्बिनेशन ऑफ यूरिया एंड ग्लूटामेट, तो ये भी नहीं है। तो गाइज ग्लूटामाइन अगर आपने अमाइनो एसिड्स अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, तो ग्लूटामाइन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड इसका राइट आंसर होगा। अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 6 MCQ। इसमें पूछा हुआ है द ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस वॉमिटिंग इज। ये बोल रहे हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है गाइस, मैं आपको पहले बता दूं। ड्रग ऑफ चॉइस वो ड्रग रहेगी जो बेस्ट रहेगी, बेस्ट मेडिकेशन रहेगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्रग ऑफ चॉइस मतलब जो बेस्ट मेडिसिन रहेगी, जैसे उसके लिए किसके लिए हम ले सकते हैं, बुखार के लिए हम बोल देते हैं कि 650 जो पैरासीटामोल होती है 650, वो बेस्ट रहेगी। तो वैसे वही ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है यहाँ पे, टू इंड्यूस मतलब उल्टियाँ लगाने के लिए गाइस, बंद करने के लिए नहीं, वो तो ओंडोस्टिरोन या मेटाक्लोप्रोवाइड वगैरह यूज़ करेंगे। पर ये पूछ रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं EMESIS एमेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग को। तो एमेसिस आया आपको वॉमिटिंग की जगह, द ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस एमेसिस इज, तो भी आपको ये आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस वॉमिटिंग इज कौन सी है इनमें से, डिजिटैलिस। तो मैं बता दूंगा इस डिजिटैलिस भी एक जो है एक प्लांट है, उससे निकलती है ड्रग, पर ये किसके लिए यूज़ होती है, ये हार्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है, हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। फिर आ गया क्लोव आपको पता ही है सारों को, ये बड होता है वो उसका पेड़ का वगैरह। फेनल भी आपको पता है, ये क्या होता है, ये क्या होगा, सौंफ होगी जो, ठीक है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, आइपकैक। तो आइपकैक क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसका जो है उसकी रूट का एक्सट्रैक्ट होता है ये आइपकैक, जो क्या होता है इंड्यूस करने के लिए अमीसिस, यानी कि वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। क्यों वॉमिटिंग करानी है, आप अब सोचोगे कि वॉमिटिंग क्यों करानी है। तो गाइस वॉमिटिंग इसलिए करानी होती है क्योंकि किसी ने अगर पॉइजन वगैरह खा लिया है, ठीक है, तो हमें उसको वॉमिटिंग करानी है, तो हम क्या देंगे, ये सिरप देंगे, आइपकैक का सिरप होता है, ठीक है। तो यही रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस वॉमिटिंग, क्या, आइपकैक। तो हमारा नेक्स्ट MCQ क्या है गाइज, ये है 7th। यहाँ पे पूछा हुआ है विच टेम्परेचर इज इन द सेल्सियस स्केल इज कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। बोल रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में कंसीडर किया जाएगा एज एब्सोल्यूट जीरो। 0 डिग्री ए, बी -32 डिग्री, सी -273.15 डिग्री, या डी -459.67 डिग्री। तो गाइज ये जो है इसका आंसर क्या रहने वाला, सी रहेगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम अब ये हमें पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज। तो गाइज आप सोचोगे इतने इजी क्वेश्चन, गाइज ये आपके ना प्रीवियस पेपर JKSFC के आप उठा के देख लो, उनमें आए हुए हैं, ठीक है, ये पूछे गए MCQs हैं। इन विच ईयर वाज NLP नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, ठीक है। वो रहा है कि नेशनल लेप्रेसी पहले बड़ी खतरनाक थी, जिससे हमारे वो हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है, वही ये वो डिजीज़ है। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो वो रहा है कि नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रेसी के बारे में आप पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, 1979, 1983, 1999, 90 या 2000 में। तो गाइज़ ये लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में हुआ था। अब लेप्रेसी हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा रही नहीं है, ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम भी ढीला बढ़ गया है, ठीक है। अब हमारा 9th MCQ है, इसमें पूछा हुआ है विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, ठीक है। तो हमें पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, सबसे लंबा मसल। तो ए सरटोरियस, या फिर बी ग्लूटस मैक्सिमस,
या डी गैस्ट्रोनोमीज या डी बेस्टस मेडिलस, कौन सा है? ठीक है इनमें से। तो गाइज मैं आपको बता दूं इनमें से सर्टोरियस जो है इसका राइट आंसर है। और ये लॉन्गेस्ट मसल होता है हमारा थाई में मसल होता है ये, ठीक है, और थोड़ा हमारी नी के नीचे जाता है जो हमारी नी को फ्लेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है। आप बाकी मसल्स का भी देख लें कहाँ कहाँ कौन सा मसल होता है अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। हम बता देते पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं अभी तक, नो MCQs ही हुए हमारे। तो गाइज एक और इजी क्वेश्चन आ गया हमारा, हु क्वाइन द टर्म सेल। ये तो आप 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो शायद से साइंस में। तो किसने क्वाइन की थी टर्म सेल, ठीक है। तो ये रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रहेगा रॉबर्ट हुक, सी रहेगा लुइस पास्चर, डी रहेगा ओटो फ्रैंक। तो किसने की थी ये? अब लोग इतने इजी क्वेश्चन, गाइज ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था 2015 का कि शायद किसका क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर, उसमें देखा मैंने ये क्वेश्चन। तो ये रॉबर्ट हुक ने सेल क्वाइन की थी टर्म सेल, ठीक है। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गन पोसेसेस द लेयर नेम्ड आउटर न्यूक्लियर लेयर। बोल रहे हैं कि एक ऑर्गन है, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसमें एक लेयर है जिसका नाम है आउटर न्यूक्लियर लेयर, वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है ऑर्गन जिसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर प्रेजेंट होगी। तो गाइज इसका ये ए होगा क्या? रेटिना जो आई में होता है, ब्रेन सेल, ये होगा। जब सी एनिमल सेल या न्यूक्लियस स्पाइनल कॉर्ड। तो आप सोचोगे न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शायद इसमें प्रेजेंट हो, तो न्यूक्लियस में ऐसी कोई लेयर नहीं होती है गाइज, ये रेटिना ऑफ आई में होगी। कौन सी लेयर? आउटर न्यूक्लियस लेयर एक प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो गाइज यहाँ पे हमें पूछ दिया, मैंने बोला ना विटामिन बड़े ज़रूरी हैं आपके लिए। तो इन क्या पता इस बार क्वेश्चन ही कम आए, पर पुराने पेपरों में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। बोल रहे हैं कि अदर नेम क्या है विटामिन सी का? फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड गाइज क्या है? विटामिन B9 है, ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है। कोवाल अमाइंस मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, कौन सा है ये? विटामिन B12 है। और थायामीन, थैलामीन यहाँ पे गलत हो गया स्पेलिंग, थायामीन है ये विटामिन B1। हमने पहली जो वीडियोस डिस्कस किए हैं उसमें डिटेल में बताया हुआ इसमें। जब फिर स्कॉर्बिक एसिड, तो गाइज विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट MCQ, रूल ऑफ 10 इज़ यूज्ड फॉर। बोल रहे हैं कि रूल ऑफ 10 जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लेफ्ट लिप, TEF, CSD, इम्परफोरेट एनस। तो गाइज हमने रूल ऑफ 9 डिस्कस किया था पहली जो वीडियो थी, ठीक है। रूल ऑफ 9, मुझे बताओ रूल ऑफ 9 किसके लिए हम यूज़ करते हैं? अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो मुझे बताओ रूल ऑफ 9 हम क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? रूल ऑफ 10 तो मैंने बता दिया, क्लेफ्ट लिपो उसके लिए यूज़ करते हैं। रूल ऑफ 10 इज़ यूज्ड फॉर क्लेफ्ट लिप, ठीक है। तो आपको रूल ऑफ 9 बताना है, ठीक है। कमेंट करना, आपको उससे पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो कितनी ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करना है। हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट करना है, कोई क्वेरी है तो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब भी करना आपको चैनल को, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है गाइज MCQs को, मतलब ये टाइप करने पड़ते हैं, पूरे ढूंढने पड़ते हैं, फिर आंसर कहीं गलत ना हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो मतलब टॉप पे रहे, मतलब एक्यूरेसी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, मतलब हम गलत आंसर नहीं आपको कहीं बता दें, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहती है गाइज, पर गलती फिर होती ही है, पर हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी को गलत नॉलेज इम्पार्ट हो, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, ठीक है। हम जानते हैं इंपॉर्टेंस एक्यूरेसी की, तो तभी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। हम कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है वो है, तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में विद डिटेल्स कमेंट करना है। ऐसी कमेंट नहीं कर देना कि ये होगा या वो होगा। आपको पढ़ना है पहले, अच्छे से गूगल कर लेना। गूगल पता आपको मेन सोर्स है नॉलेज का, इतना बड़ा सोर्स मिल गया आपके टाइम में, पहले टाइम में तो होता नहीं था कुछ, ठीक है। हमारा भी यही टाइम है, वैसे हमारे लिए भी है, पर आपको क्या करना है? अच्छे से करना है। हम एक्यूरेसी पूरी कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी 100% रहे, ठीक है। तो ये पूछा हुआ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पैल्सीज, हो रहा है सेरिब्रल पैल्सी जो है मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सा टाइप है? तो गाइज ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ए नहीं है, सॉरी ओ नहीं है, एक मिनट। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पैल्सीज।
तो ये जो है यहाँ पे टिपोग्राफिकल एरर हुआ है, स्पास्टिक है ये, ओ काट देना आपको, SPASTIC, स्पास्टिक। स्पास्टिक होता है जो स्पाजम्स आए हैं, ठीक है, स्पाजम्स पता है ना आपको, वो स्पाजम आए उसको बोलते हैं स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पैलिसी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पैलिसी इज ए स्पास्टिक टाइप, बी एक्स्ट्रा पैरामिडल, सी टॉनिक, डी पैरामिडल। तो गाइज ये इसमें कौन सा है, स्पाजम वाली सेरिब्रल पैलिसी मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादातर यही होती है स्पास्टिक टाइप, जिसमें स्पाजम आते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट MCQ क्या है, ये है 15th, द स्टेप्स इज ए स्मॉल बोन प्रेजेंट इन बोरा। स्टेप्स एक स्मॉल बोन है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है। लॉन्गेस्ट मैंने बता दी, लॉन्गेस्ट शायद आपको बता दी, फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, FEMUR फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। और जो है ये स्टेप्स है जो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। तो बोरा स्टेप बोन इज़ अ स्मॉल बोन है, स्मॉल बोन है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है, नोज़ में प्रेजेंट होती है, थ्रोट में प्रेजेंट होती है, ईयर में या चिन में। तो गाइज आपको पता ही होगा काफ़ी सारे, आप बोलोगे इतने आसान क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं जैसे में कभी कभी, ठीक है। तो ये कौन सा इसका आंसर राइट, ईयर में स्टेप्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन है, ईयर में प्रेजेंट होती है हमारे कान में, ठीक है। तो गाइज अब 16th MCQ हमारा, रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय रैबिड डॉग बाइट। तो पता आपको रेबीज़ क्या होती है, रैबिड एंड डॉग बाइट, क्या रैबिड कोई भी एनिमल होगा उसके काटने से होती है, पर इन्होंने लिखा है रेबीज ट्रांसमिटेड बाय रैबिड डॉग बाइट। अ पर्सन विद रेबीज में मैनिफेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, बोल रहा है जिसको रेबीज होगी है वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, एग्राफोबिया, बोल रहा है उसमें एग्राफोबिया होगा। तो गाइज एग्राफोबिया मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, फेयर फ्रॉम वाइड स्पेसिस। पर्सन क्या करता है, वाइड स्पेसिस में खुले में जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। खुले में शौच नहीं, खुले में ऐसे जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। खुले में जाना पसंद नहीं करता है वो, मतलब खुले में इन द सेंस कि वो मार्केट्स में लोगों में ज़्यादा लोगों में पसंद नहीं, उसको ओपन स्पेसिस पसंद नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एगोरफोबिया मीन्स उसको खुले में जाने का डर होता है, ठीक है, मतलब बाहर जाने में, मार्केट जाने में लोगों में डरता है। तो फोटोफोबिया का मतलब फोटो मीन्स लाइट, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट से उसको नफरत होती है, लाइट से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर। क्लस्ट्रोफोबिया गाइज इसका अपोजिट है एग्रोफोबिया का, उसको क्या टाइट प्लेसेस से, कंजस्टेड जो प्लेसेस हैं उनसे डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। टाइट प्लेसेस से डर लगता है उसको, क्लोज्ड स्पेसिस जो उनसे डर लगता है, और इसमें ओपन स्पेसिस। तो ये पूछ रहा है कि रैबिस एक बैक्स जो रैबी आपको पता है जिसको रैबिस है उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। अगर आपको इतना नॉलेज होगा तो आप आराम से हाइड्रोफोबिया करोगे, मतलब जिसको रैबिस होती है उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, इन्होंने 17th MCQ पूछा हुआ है, इन अ चाइल्ड सीसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सीसेशन होता है सीजिंग मतलब बंद होना, ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकंड्स के लिए सांस बंद हो जाती है, विद ब्रेडाइकार्डिया। ब्रेडाइकार्डिया क्या होता है गाइज, लो हार्ट रेट, ठीक है। बोरा एक बच्चा जिसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग जो है सीज हो जाती है, रुक जाती है, 20 सेकंड्स के लिए रुकती है, फिर आती है, और उससे क्या होता है उसकी जो हार्ट बीट है वो भी कम हो जाती है, लो हो जाती है। तो उसमें क्या है, इनमें से क्या है, एपनिया है, डिस्पनिया है, सीजर है या नॉर्मल, क्या प्रॉब्लम है उसको। तो गाइज उसको एपनिया है, ठीक है। डिस्पनिया ही वैसे सीजिंग ऑफ ब्रीदिंग होती है, पर 20 सेकंड्स के लिए पर्टिकुलर रुके तो उसको शायद एपनिया बोलते हैं, ठीक है, एपनिया। अब आ गया हमारा, ये उसका आंसर रहेगा। अब हमारा आ गया 18th MCQ, वो रहा ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द STDs। ट्राइकोमोनल क्या है, एक ट्राइकोमोनाज क्या है गाइज, एक प्रोटोजोआ है। वो रहा ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन जो है वो इज़ वन ऑफ द STDs होती है ना, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो ये ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन भी एक STD है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होती हैं जो सेक्शुअल कंटैक्ट्स बनाने से होती हैं, जिस पर्सन को ये डिजीज़ होगी वो दूसरे को लग जाएगी, वो सेक्शुअल कंटैक्ट बनाएगा अगर उससे। तो वो रहा व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन का, वो रहा कॉजेटिव एजेंट क्या है, यीस्ट होगा, एक फंजाई होगा, फंगी होगा, बैक्टीरिया होगा, या फिर प्रोटोजोआ। तो मैंने अभी बताया आपको ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, तो प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर होगा गाइज, ठीक है। अब आ गया हमारा 19th MCQ, इसमें पूछा हुआ है सिकनेस रेट इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। वो रहा सिकनेस रेट को पॉपुलेशन उसको क्या बोलेंगे। तो नाटालिटी मैं आपको बता दूं, बर्थ रेट इन पॉपुलेशन होता है, मॉर्टलिटी डेथ रेट इन पॉपुलेशन होता है, फर्टिलिटी होता है कि फर्टिलिटी रेट नहीं है दिया हुआ, फर्टिलिटी दिया हुआ। तो फर्टिलिटी का
मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस, ठीक है, कितनी फर्टिलिटी है उसकी, ठीक है। तो सी आ गया मॉर्बिडिटी, तो आपको ये और लग रहा है, बाकी सारों का मतलब पता है आपको, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो सिकनेस रेट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी बोलेंगे उनको, ठीक है, कितने बंदों को डिजीज़ है एक पॉपुलेशन में। अब आ गया हमारा 20th MCQ, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल इज़। तो बोल रहे हैं कि टोटल जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है ह्यूमन फीमेल में कितनी है, 250 डेज़, 280 डेज़, 350 डेज़, 300 डेज़। तो गाइज मैंने बताया था आपको 40 वीक्स होती है, तो 7 को अगर 40 से करेंगे तो कितने 280 डेज़ होंगे। तो 280 डेज़ जो होता है ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल फीमेल में, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में। ह्यूमन का पूछ रहे हैं, बाकी एलिफेंट वगैरह और अदर एनिमल्स में अलग होती है, ह्यूमन फीमेल का पूछा हुआ है तो आपको ह्यूमन का ही आएगा क्योंकि ह्यूमन के साथ ही डील कर रहे हो। तो गाइज ये आ गया हमारा 21st MCQ, हेलिटोसिस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है हेलिटोसिस कैसे अक्कर होती है, इनमें से कौन सा रीज़न होता है हेलिटोसिस के लिए। तो हेलिटोसिस मैं आपको बता दूं गाइज, हमारे मुंह से जैसे हम ब्रश नहीं ना करते हैं, हमारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे मुंह से स्मेल आने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिटोसिस। तो बोल रहा है हेलिटोसिस अकर्स ड्यू टू, हेलिटोसिस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन की वजह से हेलिटोसिस होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको माउथ की स्मेल से होती है, हमारे माउथ में स्मेल होती है उस वजह से होती है। तो अब ये ऑप्शन पढ़ें आप, नेगलेक्टिंग बैक केयर, नेगलेक्टिंग माउथ केयर, नेगलेक्टिंग एक्सरसाइज, नेगलेक्टिंग न्यूट्रिशन। तो आपको मैंने बताया ना कि स्मेल आती है आपके माउथ से, तो अगर आप माउथ की नेगलेक्टिव केयर नहीं करोगे, उसको नेगलेक्ट करोगे तो स्मेल आएगी, उसको हम हेलिटोसिस बोलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। गाइज नेक्स्ट MCQ हमारा, ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया क्या बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा ऐसे रफली, पढ़ाने का तो टाइम नहीं मिला। पर ए वुमेन वेइंग, बोल रहा है एक वुमेन है जिसका वेट कितना है 65 kg और हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में, विल हैव BMI, बोल रहा है उसका उनका BMI कितना होगा, बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा। तो आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना आना चाहिए, मैंने बोला था आपको पहली वीडियो में कि आप पढ़ लें बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वुमेन है 65 kg, उसका हाइट है 155 सेंटीमीटर, तो उसका आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना, निकाल के कमेंट करना है, ये नहीं निकाल के खुद रख लेना है, ठीक है, कमेंट करना आपको। और फिर हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बताना है कि ये वुमेन अगर इसका बॉडी मास इंडेक्स कितना आता है, आपको ये भी बताना ये अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओवर वेट है, ठीक है। BMI से हम यही देखते हैं ना कि कोई भी पर्सन जो है वो अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओवर वेट है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, 65 kg वेट है, 155 सेंटीमीटर हाइट है, आपको उसका BMI निकालना है और फिर क्या करना है, उसको बताना है कि अंडर वेट है, आपको लिखना है वहाँ पे कि इसका BMI कितना है, फिर आपको आगे लिखना है कि वो है अंडर वेट है, नॉर्मल है या ओवर वेट है, ठीक है। तो गाइज आपको कमेंट करना है ये, ठीक है, कमेंट करना है वीडियो में, मैं देखता हूँ कितना इंटरेस्ट लेते हो आप इन MCQs में। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर करना है और कमेंट भी करना अगर आपकी कोई सजेशन है, क्वेरी है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। एंड ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।